हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी असम एवं मिजोरम। त्रिपुरा की सीमा भारत के दो राज्यों असम एवं मिजोरम से लगती है। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा के उत्तर पश्चिम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश की सीमा है। त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में सीमा असम एवं मिजोरम से लगती है। असम राज्य की सीमा जो है सेवन सिस्टर्स स्टेट के रूप में अन्य 6 राज्यों एवं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। ठीक है, असम राज्य की सीमा सेवन सिस्टर्स स्टेट के अन्य 6 राज्यों एवं पश्चिम बंगाल राज्य से लगती हैं। उसके बाद देखिए, असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश एवं भूटान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती हैं उनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम इस प्रकार है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, तो इसका जो है ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 33। भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो 33 का होगा सी गुजरात। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, और गुजरात के तट रेखा की लंबाई लगभग लगभग 1214 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 1214 किलोमीटर है। तो ठीक है, गुजरात के तट रेखा की लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत का तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। विश्व का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कनाडा देश का है। ठीक है, किसका है? कनाडा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडमान द्वीप समूह में सबसे सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन, यानी लिटिल अंडमान। तो अंडमान द्वीप समूह के मुख्य 4 भागों उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान में सबसे दक्षिण में जो है ये लिटिल अंडमान है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह की निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए 35 कि कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसका सी ऑप्शन, यानी बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और बाणसागर परियोजना से संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और गांधी सागर परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश है। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना से संबंधित राज्य राजस्थान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। 36 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएसएच प्रकार की जलवायु से तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु से है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है और कोप पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है
कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 37 का होगा बी ऑप्शन, यानी दार्जिलिंग। भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग के चिट्टागोंग में 1897 में की गई थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था। भारत का द्वितीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 में जो है शिवसमुद्रम में की गई। लोकटक जल विद्युत केंद्र मणिपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी? तो इसका ई ऑप्शन। अच्छा, क्या होगा? ई ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए कि इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी और राउरकेला देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई है और ये उड़ीसा के शंख एवं कोयल नदियों में संगम पर जो है गई हैं। अब देखिए दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के तट पर अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर गहरा एवं लेगून जो है सदृश बंदरगाह है। पारादीप जो है पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिला में पड़ता है और यह बंदरगाह महानदी एवं बंगाल की खाड़ी के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह बंदरगाह हाल्दिया बंदरगाह एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह के बीच में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ एक उर्दू पत्र था जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू करवाया गया था। कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 में किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जनगण मन जो है पहली बार जो है किस अवसर पर जो है गाया गया था? 41 का सी ऑप्शन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 के अवसर पर गाया गया था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे और जनगण मन को आधिकारिक रूप से जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हैं। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियाँ रविंद्रनाथ टैगोर की गीत भारत भाग्यो विधाता से ली गई हैं। जनगण मन पहली बार 1905 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित किया गया था। जनगण मन को पहली बार सार्वजनिक रूप से दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकृत किया गया है। अब देखिए 42 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
संस्थापक A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम इंडियन सिविल सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी थे। दादा भाई नौरोजी 1896, 1893, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में, 1893 का लाहौर एवं 1906 का कलकत्ता में हुआ था। 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी एम एन रॉय। अब देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय एम.एन. रॉय थे। अब देखिए एम.एन. रॉय का जो है बचपन का नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। एम.एन. रॉय अपने स्कूली शिक्षा के दौरान ही क्रांति आंदोलन से जुड़ गए थे। एम.एन. रॉय पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया चले गए और जावा सुमात्रा से अमेरिका चले गए। अमेरिका में एम.एन. रॉय मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ गए। एम.एन. रॉय ने मेक्सिको की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान किया है और मेक्सिको की क्रांति में इनके योगदान ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, 1921 ईस्वी में एम.एन. रॉय की मॉस्को के प्राच्य विश्वविद्यालय में अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 1921 से 1928 ईस्वी के दौरान एम.एन. रॉय ने कई पत्रों का संपादन किया, जिनमें वानगार्ड और मासेज मुख्य थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1931 में ब्रिटिश सरकार ने एम.एन. रॉय को गिरफ्तार किया और 6 वर्ष की कैद की सज़ा मिली। नवंबर 1936 में उन्हें जेल से मुक्त किया गया। जेल से निकलने के बाद कांग्रेस की नीतियों से एम.एन. रॉय का मतभेद रहा और उन्होंने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। सक्रिय राजनीति से दूर होकर वे देहरादून में रहने लगे, जहां 25 जनवरी 1954 को उनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 44 का सी ऑप्शन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इस कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया था और सर सी शंकर अय्यर एक प्रसिद्ध एडवोकेट एवं कांग्रेस के जाने माने नेता थे। सर सी शंकर नायर कांग्रेस के 1897 के अमरावती अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। शंकर नायर जो है 1906 से 1908 ईस्वी तक मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल रहे थे। शंकर नायर को 1915 में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने कार्यकारिणी परिषद में त्यागपत्र दे दिया था। शंकर नायर की मृत्यु 1934 में हुई थी। 45 है कि वह यानी वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 45 का होगा ए ऑप्शन, यानी जो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा की गई थी। अब बाबाजी ठाकुर दास ने वर्ष 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी नामक एक जो है संगठन शुरू किया था और बाबाजी ठाकुर दास ने पटना से दी मदरलैंड नामक पत्रिका भी शुरू किया था। मनिंद्र नारायण राय क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ के संस्थापक थे और दी मदरलैंड समाचार पत्र मजहरुल हक द्वारा 1921 में निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली से शहीद हो गए थे? तो 46 का ए ऑप्शन, यानी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस गोली से शहीद
हो गए थे और गया जिला के कुर्था थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल शहीद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस आंदोलन के दौरान सारण में जो है जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था और इस आंदोलन के दौरान कटिहार थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में ध्रुव कुमार पुलिस गोली से शहीद हो गए। इस आंदोलन के दौरान डुमराव में झंडा फहराने के क्रम में कपिल मुनि शहीद हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना गया है। 47 का होगा बी, अनुराग नारायण सिन्हा को। तो देखिए, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति नाम से जाना जाता है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को जननायक नाम से जाना जाता है और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री हुए थे। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के द्वितीय प्रीमियर प्रधानमंत्री एवं प्रथम मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 तथा 1977 से 79 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अब देखिए 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में की गई है। तो 48 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए कि बिहार 48 का कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित अनुसूची है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में है। किसमें है? तो चौथी अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं अनुसूची 1985 में, 11वीं अनुसूची 1992 में तथा 12वीं अनुसूची 1992 में संविधान में जोड़ी गई। 49 है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी इस बात पर उल्लेखनीय भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो 49 का होगा सी ऑप्शन, भाग 17। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है, भाग 17 और अनुच्छेद 343। भाग 17 का विस्तार अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज में से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला के रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है। तो इसका ए ऑप्शन बेगूसराय। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला के रैंकिंग में द्वितीय स्थान बेगूसराय जिला का है। ठीक है, इस आधार पर सबसे प्रसिद्ध 3 जिलों में प्रथम स्थान पर पटना, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय और तृतीय स्थान पर मुंगेर है। इस आधार पर सबसे गरीब 3 जिलों में अंतिम से ऊपर के क्रम में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।